हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। इस वाली वीडियो में मैं अपना पर्सनल ब्रेजा का ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी जो ब्रेजा है अपनी ये चल चुकी है 22,000 किलोमीटर्स और इसकी 4 सर्विसेज हो चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि एक्चुअल ऑन रोड माइलेज मुझे क्या आ जाती है, इसका सर्विस सेंटर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, कार ने मुझे अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स दी हैं सो फार, क्या आप लोगों को ये कार अभी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। देखो, वीडियो में ना अच्छी बातें भी होंगी और बुरी बातें भी होंगी क्योंकि ये एक ऑनेस्ट वीडियो है। तो पूरा देखने के बाद ही जो है अपने कमेंट्स रखना। मोस्ट वेलकम हो आप लोग, अपने विचार आप कमेंट में रख सकते हो। अगर आपके पास भी ब्रेजा है तो डेफिनेटली भाई हमारी कम्युनिटी से जुड़ो, अपने फीडबैक रखो। पहले शुरू करते हैं अच्छी बातों से। तो शहर के हिसाब से मुझे ये कार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगती है अगर आपको सिटी में ड्राइव करनी है तो। दूसरा, अगर आप हिल्स पे जा रहे हो तो भी ये कार मुझे काफी पसंद आई चलाने में। मेरे चैनल पे हिल्स के ड्राइविंग रिव्यूज भी आपको मिल जाएंगे, शहर के तो मैं डालता ही रहता। हिल्स पे आपको कहीं से भी अंडर पावर नहीं लगेगी, 4 लोग बैठे हो 5 लोग बैठे हो, क्योंकि ये टर्बो नहीं है तो लोअर आरपीएम्स पे बहुत सही कार मतलब हिल पे ये परफॉर्म करती है। अगर मैं बात करूं सिटी की तो भाई बम्पर टू बम्पर भी आपको पता ही है, बिल्कुल कुछ गाड़ियां खून पी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं माइलेज के बारे में भी बात कर ही लेता हूँ। अगर मैं इसकी हाईवेज पे बात करूं, अब माइलेज की ना आपको कई लोग ना अलग अलग बात बताते हुए दिखेंगे। उसका रीजन ये है वो कभी ना एलैबोरेट नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली, अगर सर्दियां हैं, सर्दियों में आप एसी तो चलाते नहीं, सर्दियों में आप हाईवे पे आराम से हर बार, चाहे आप इसको 140 पे चला लो चाहे 130 पे चला लो, आपको आराम से ये 18-20 के आसपास माइलेज दे देगी। अब अगर मैं बात करूं एसी ऑन, गर्मियों में अगर आप इस कार को चलाते हो 80 के आसपास, तब जाकर आप इससे 18-20 की माइलेज निकाल सकते हैं। और अगर आपकी कार का एसी ऑन है और आप भगा रहे हो काफी तेज, तो भाई वही 17 के आसपास माइलेज एक्सपेक्ट करना। अब अगर मैं बात करूं शहरों की, बम्पर टू बम्पर अगर आप बहुत ज्यादा चलाने वाले हो तो वहां पे आप एक्सपेक्ट करना कि ये 12-13 के आसपास माइलेज देगी। अगर आपकी सिटी में अच्छा ट्रैफिक रहता है, मेंटेन्ड है, लोग कि भाई अपना 40-50-60 पे चल जाती है, 40 से 60 की रेंज में, तो वहां पर आपको आराम से 14-15 के बीच में माइलेज दे सकती है। तो ये तो थी माइलेज की बात। अब हम बात करते हैं कि भाई सर्विस सेंटर में क्या कोई प्रॉब्लम है। मेरे को ऐसे कोई खासा सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो एक बार थोड़ा सा इन्होंने झोलम झाल किया था, जहां पर इन्होंने जबरदस्ती मेरे को एक गिफ्ट दिया जिसमें एक कार क्लीनिंग क्लॉथ था और एक आई थिंक कार परफ्यूम था। एक चीज और थी, पाउच था वो जो लिक्विड टैंक में डलता है ग्लास क्लीनिंग के टाइम पे। तो मुझे सर्विस के बाद ही ऐसे हाथों में दिए गए थे, तो मुझे लगा था कि भाई मारुति ने गिफ्ट करा है। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि भाई चलो 4th सर्विस है, लोगों ने गिफ्ट दिया है। जब मैंने घर पे आके बिल चेक करा तो उसमें 300 रुपए एक्स्ट्रा लगे हुए थे। हालांकि मैंने जब इन्हें बम्बू करा तो इन्होंने मेरे को एक रबिंग एंड पॉलिशिंग का फ्री कूपन दिया, जो कि हो भी गई थी, तो वहां पे वो कंपनसेट हो गया। बट अनफेयर तो था, बिना पूछे ये लोग कर रहे थे, तो आप लोग भी ध्यान दे सकते हो उस बात पे। अब जिस दिन कार की रबिंग एंड पॉलिशिंग हुई थी ना, उस दिन क्या करा इन लोगों ने, मेरी कार का जो फॉग लैंप होता है तो इसमें क्रोम लगे हुए हैं फॉग लैंप के ऊपर। तो जब कार घर पर आई ना तो एक फॉग लैंप पे क्रोम ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? तो उसके लिए फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ये लोग बना देते हैं जब आप सर्विस करवाते हो, तो मैंने वहां पर एक क्वेरी रेस करी कि भाई ये क्रोम कहां गया इसका। तो तकरीबन 12-15 दिन लगे, इन्होंने अप्रूवल लिया, इन्वेस्टिगेट करा, जब नहीं मिला तो एक बंदा इन्होंने मेरे घर पे भेजा जिसने वो क्रोम इंस्टॉल कर दिया। तो प्रॉब्लम्स आई, बहुत मेजर नहीं आई, माइनर चीजें हुई, पर मारुति ने रिजॉल्व भी कर दी। तो ओवरऑल फिलहाल मैं सेटिस्फाइड। अगर मैं बात करूं दोस्तों कार की हैंडलिंग की सिटी में, तो काफी अच्छी है। एसी काफी अच्छा परफॉर्म करता है, कार के अंदर स्पेस बहुत है और क्योंकि कार ऊंची है तो बहुत ब्रीदी है। ऐसे थोड़ा सा आपको कोई फोबिया नहीं होगा, कोई घुटन नहीं होगी, मजा आएगा आपको कार चलाने में। कार की जो सीट्स हैं मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। इस कार की सीट्स काफी बड़ी लंबी चौड़ी सीट्स लगा रखी है ब्रेजा में, तो बैठने में काफी अच्छा लगता है, मजा आता है। अच्छी जर्नीज, मतलब 300-400 किलोमीटर चलाने के बाद भी जो मैं कार से उतरता हूँ मैं बहुत टायर्ड फील नहीं करता हूँ, तो आई लाइक इट सॉर्ट ऑफ। कार बहुत ज्यादा साइलेंट चलती है, कई बार तो भाई पता ही नहीं चलता कार ऑन भी है कि नहीं है, और मतलब 60-70 पे भी बहुत ही स्मूथ साइलेंट कार चलती है। अब बात कर लेते हैं कार की बुरी चीजों के बारे में जो मुझे बहुत पसंद नहीं आती है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रेजा को हाईवे पे चलाने के हिसाब से। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये बेस्ट कार है हाईवेज के लिए। उसका रीजन ये है कि ये 140 के आसपास, 130 के आसपास, मुझे जो इसका गियर है, कार में 5 आते हैं, तो 6th गियर की नीड मुझे महसूस होती है, जिसकी वजह से ना कार मतलब आपको फील होगा थोड़ी सी नॉइज बढ़ती है 140-30 के आसपास। पर अगर आपको इतना नहीं भगाना, आप 120-125 तक ही रहते हो हाईवेज पे, तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों बातें क्लियर और स्पष्ट करके चल रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल ड्राइव एंथुसियास्ट हो तो हाईवेज के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट कार।
ऑब्वियसली बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे कार की एक चीजें नहीं पसंद है कि जो क्लैडिंग है इसको बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, बाहर से बार बार इसे पॉलिश करना पड़ता है। अंदर भी जो कार के इंटीरियर्स हैं मुझे पहले से ही पता थे ऐसे ही हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा इनको मेंटेन करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, अदरवाइज वो ढंग से मतलब दिखता नहीं है। कार बहुत जल्दी मतलब 1 साल में ऐसा लगने लगता है कि पुरानी गाड़ी है, जबकि अगर आप इंटीरियर पे फिर पॉलिश कर दो तो नई भी लगने लगती है एकदम से कि भाई ये तो अभी 1 ही महीना हुआ लग रही है हुई। तो दोनों चीज है। कुछ लोगों के फीडबैक्स हैं कि ब्रेजा जो है अंडर पावर रखती है, मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा, अगर आपको अंडर पावर लग रही है तो आप एक बार कार का जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, यहाँ पर एक बटन होता है हैंडल के नीचे, उसको बंद करके आप चला कर देखो, उससे डेफिनेटली आपको लगेगा कि कार ज्यादा बढ़िया पुल हो रही है। अदर देन दैट आप कार भगा के देख सकते हो, भाई ये 11-12 सेकंड के अंदर 100 पे पहुंच जाती है, तो मुझे कहीं से भी अंडर पावर नहीं लगती। कार का सस्पेंशन बहुत अच्छा है, कार की सिटी में राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, 4-5 लोग बिठाकर भी सही पुल होती है। तो ओवरऑल आई लाइक इट। कार का बूट स्पेस अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, फील नहीं हुआ कहीं भी कि कार कहीं नीचे टच हुई हो, तो मेरे अकॉर्डिंगली ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, हाईवेज के अलावा मेरी कोई मेजर कंप्लेंट है नहीं इस कार को लेके, कि हाईवेज पे मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप हाईवेज पे ज्यादा रहते हो। उसमें भी मैंने आपको बताया कि अगर आप 100-120 चला रहे हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा इतना। अदर देन दैट इस कार में मुझे कोई खासा प्रॉब्लम लगती नहीं है। स्टीयरिंग पे कोई वाइब्रेशन नहीं आती, गियर पे कोई वाइब्रेशन नहीं आती। अब यार ये तो आपको फील ही नहीं होगा, मारुति ब्रेजा में कोई वाइब्रेशन नहीं है इस कार के अंदर, बिल्कुल साइलेंट एंड स्मूथ कार है। बट डेफिनेटली आज की डेट में, क्योंकि जब मैंने ली थी तब ना ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, 3XO अवेलेबल नहीं थी तब, काइलैक अवेलेबल नहीं थी तब, सोनेट का फेसलिफ्ट तब नहीं आया हुआ था, तो आज की डेट में थोड़ी सी चॉइसेस आपके लिए और अवेलेबल हैं। बट मैं आपको ये सलाह दूंगा, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप उनको देखो। ओवरऑल जो एक VFM प्रोडक्ट निकल कर आता है उसको समझो, क्योंकि एक फैक्टर जिस पे मैंने ब्रेजा पे बेट खेली थी ना, क्योंकि मुझे ये बात पता थी उस टाइम मुझे कार की बहुत अर्जेंट नीड थी, मेरे को काफी काम रहते थे और मुझे कार लेनी ही लेनी थी, पर मुझे बाकी कार जो ना मजा नहीं आता था। मतलब आई मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर उस टाइम पे 3XO या काइलैक होती, क्योंकि मेरा बजट मतलब फाइन, आई एम अ मिडिल क्लास गाय, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज कर सकता हूँ, तो शायद मैं काइलैक ले लेता या 3XO ले लेता। पर जो बेट मैंने मेन खेली थी वो ब्रेजा पे मैंने इसलिए खेली थी कि इस कार की जो रीसेल है वो बहुत सही है। तो अगर कभी इन फ्यूचर मेरा मन बनता है कार चेंज करने का, क्योंकि अब टैरा भी आ रही है, सो लेट्स सी, मुझे कोई अगर पसंद आती है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको सेल आउट करके बहुत अच्छा पैसा रिकवर करके 2-3 साल चला के अगेन जंप कर सकता हूँ। और जो नया बायर भी होगा ना, मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ, वो भी जब इस कार को अगर बेचता है 8-10 साल बाद, भाई तो भी ये जो कार है आपने खरीदी तो हैचबैक के प्राइस पे है, क्योंकि 9,30,000 ऑन रोड थी, अब बढ़ गया प्राइस, तो 9,30,000 आपने ऑन रोड खरीदी, इतने में हैचबैक्स आ रही है, पर जब आप इसे बेचते हो बिकती एज अ SUV ही है, 4-5 लाख रुपए आपके कहीं नहीं जाएंगे तब भी। आई मीन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ मेरे घर के आसपास सारी बड़ी कार की मार्केट है दिल्ली में, सो मेरे पास सारे अपडेट्स आते रहते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, सो आई ऑलवेज नो कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। अब आज की डेट में ब्रेजा के साथ साथ फ्रॉन्क्स का भी बोलबाला है, लोगों की डिमांड काफी है कि एक यूज्ड फ्रॉन्क्स मिल जाए, रीसेल बहुत अच्छी चल रही है, सेल्स बहुत तगड़ी बढ़ रही है फ्रॉन्क्स की। सो डेफिनेटली हम फ्रॉन्क्स के बारे में भी बातें करते रहते हैं। मैंने प्रेडिक्ट भी करा था कि फ्रॉन्क्स बनने वाली है बेस्ट सेलिंग कार और 3rd पे पहुंच चुकी है। तो यार ये था मेरा ब्रेजा से रिलेटेड ओनरशिप रिव्यूज। कंप्लेंट्स भी हैं मुझे इस कार से कुछ जो मैंने आपको बताई, और कुछ अच्छी बातें भी हैं। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है अच्छी बातों का रेशो थोड़ा सा ज्यादा है वर्सेस कंप्लेंट्स थोड़ी सी कम है, वो भी सब्जेक्टिव है कि आप कैसे ड्राइव करते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।